गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम वेतान पुस्तक का पाठ नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ बेटा आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये सेकेंड टर्म का आपका महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में से आपसे 3 नंबर का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपको पता होगा कि आपके जो द्वितीय सेमेस्टर में है वो 2 पाठ हैं वेतान पुस्तक के, जिनका नाम है साना साना हाथ जोड़े और जॉर्ज पंचम की नाक। तो आइए हम शुरू करते हैं साना साना हाथ जोड़े इस पाठ को पढ़ना। देखिए बेटे, इस पाठ का उद्देश्य क्या है। महानगरों की भाव शून्यता और मशीन की तरह भागम भाग जिंदगी से ऊबकर मधु कांकरिया, जो इस पाठ की लेखिका हैं, वो दूर दूर की यात्राओं पर चली जाती हैं। उन्होंने अपने अनुभव को यात्रा वृतांत के में शब्दबद्ध किया है। यानी कि ये पाठ क्या है, ये है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत आपको पता है क्या होता है? यात्रा वृतांत का अर्थ होता है जब हम किसी भी जगह की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा को एक लेख के रूप में प्रस्तुत करना। हमें वहाँ जाकर कैसा लगा, हम किससे मिले, ठीक है, वहाँ की कौन सी ऐसी बात थी जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अपनी यात्रा को कलमबद्ध करना, घटनाओं का आंकलन करना, उनको लिखित रूप देना यात्रा वृतांत कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यात्रा वृतांत है ये साना साना हाथ जोड़े। लेखिका कहाँ की यात्रा पे जाती है? लेखिका जाती है सिक्किम की यात्रा पे। तो साना साना हाथ जोड़े में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटोक तथा आगे हिमालय की यात्रा के पल पल बदलते रूप का ऐसा मुग्धकारी वर्णन किया है जैसे हम स्वयं ही यात्रा कर रहे हों। अब यात्रा वृतांत को लिखने के लिए मेन बात क्या होनी चाहिए? जब कोई भी हम यात्रा करते हैं, लेकिन क्या हम अपने लेख को लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते ना बेटे। तो यात्रा वृतांत का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होना चाहिए? यात्रा वृतांत का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम कोई भी लेख लिखे तो दूसरे पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए जैसे वो वहीं की यात्रा कर रहा हो, इतनी बारीकी से वर्णन करना। तो मधु जी ने ऐसा ही किया है। जैसे इस यात्रा वृतांत की विशेषता यह है कि लेखिका मेहनती लोगों के प्रति सम्मान का भाव दिखाती है तथा सामाजिक दायित्व का सजगता से निर्वाह करती है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक तथा अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ हम सब से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब उस यात्रा वृतांत में हम खुद ही खो जाते हैं। इतना सजीव यात्रा वृतांत है ये कि इसको पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है जैसे हम सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में खुद ही चले गए हों। वहाँ हर चीज़ को हमने खुद ही बारीकी से देख लिया हो। ठीक है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? साना साना हाथ जोड़े यात्रा वृतांत मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में जहाँ वो गए वहाँ की यात्रा का बड़ा ही सुगध वर्णन किया है। हम एक तरफ जहाँ वहाँ के मेहनती लोगों से परिचित होते हैं, तो दूसरी तरफ हम पूर्व में स्थित हिमालय पर्वत की हर एक चोटी की मतलब बारीकी को, हिमालय के पल पल परिवर्तित रूप को भी बारीकी से जानने में तत्पर होते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलाई पर तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसमें सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात, यानी कि लेखिका ने ये बताया है कि जब उसने रात के समय अपनी बालकनी से, जहाँ वो ठहरी हुई थी, उस बालकनी से खड़े होकर गैंगटोक शहर की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे कि आसमान उल्टा पड़ा हो। अब देखिए, ये तो अतिशयोक्ति है, आसमान क्या उल्टा पड़ सकता? नहीं पड़ सकता ना। तो
वहाँ के घरों में जलते हुए जो बल्ब थे, रोशनियाँ ऐसी लग रही थी जैसे हजारों तारे एक साथ टिमटिमा रहे हो। रात के समय लेखिका ने गैंगटॉक शहर को जब पहली बार देखा तो वहाँ घर घर में जगमगाती हुई रोशनी उसे तारों के समान प्रतीत हुई, जिसे देखकर उसे आभास हुआ जैसे कि आसमान उल्टा पड़ गया हो। ठीक है। और वह रहस्यमयी सितारों से भरी हुई रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। यहाँ पे लेखिका ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि मतलब इतनी सुंदरता को देखकर वो शब्द विहीन होगी, कुछ बोल नहीं पाई। उसने इतना सौंदर्य पहली बार देखा था, वो सुंदरता में बिल्कुल खो सी गई। उसे एहसास हुआ, उसे एहसास क्या है, उसको यकीन ही नहीं हो पाया कि कोई भी चीज़ क्या देखने में इतनी सुंदर हो सकती है। अब उसने पहली बार क्या चीज़ देखी थी बेटा? गैंगटॉक शहर को प्रत्यक्ष अपनी निगाहों से। ठीक है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़े, गर्द रहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अब नेपाली युवती नेपाल में ही है, सिक्किम। ठीक है। तो बेटे सिक्किम में लेखिका ने एक प्रार्थना सुनी थी, साना साना हाथ जोड़े, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर। और वो प्रार्थना उनको इतनी प्रभावित कर गई कि उन्होंने अपने यात्रा वृतांत को साना साना हाथ जोड़े यही नाम दे दिया। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था और आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई हूँ। बरहलार गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नागरे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो अब देखिए, अब लेखिका क्या बताती है कि उसे यूमथांग के लिए जाना था, तो लोगों ने उसको बताया कि अगर मौसम साफ हो ना तो आप अपनी बालकनी से हिमालय की जो तीसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा, उसको भी देख सकती हैं। लेकिन मौसम खराब था तो लेखिका को इतनी दूर से हिमालय की वह चोटी दिखाई नहीं दी। अचानक लेखिका अपने सामने रंग बिरंगे फूलों को देखकर जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है। रकम रकम के का मीनिंग क्या है? रकम रकम के फूल होते हैं रंग बिरंगे फूलों का खिलना। रकम रकम के रंग बिरंगे फूल, उसने बहुत सारे रंग बिरंगे फूल दिए देखे। ठीक है। अब उसको उन फूलों को देखकर उसको ऐसा लगा जैसे वह साक्षात फूलों के बाग में पहुंच गई है। यूमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। जो लेखिका का गाइड था, यानी कि किसी भी यात्रा के बारे में गहनता से जानकारी देने वाला, उस जगह का वर्णन करने वाला और उस जगह से संबंधित घटनाओं को बताने वाले व्यक्ति को या दिखाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं। तो लेखिका का जो गाइड था और ड्राइवर था वो था जितेन नागरे। तो वो लेखिका से पूछती है कि क्या सिक्किम में मुझे यूमथांग में मुझे बर्फ दिखाई देगी? बचकाना अंदाज क्या होता है कि मतलब मासूमियत से भरा हुआ प्रश्न। तो बचकाने अंदाज में वो उससे पूछती है कि क्या मुझे बर्फ मिलेगी वहाँ पे? अब हिमालय में है तो बर्फ तो ऑब्वियसली मिलेगी ना। तो देखिए आगे।
जगह जगह गर्दाए गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दिया, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती। शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नागरे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नागरे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। हिचकोते खाली हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस का बेसन में लेपचाओं के शोमेन से कुंजदेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर यहीं किए थे। एक पत्र यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और बूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या था यह? नागरे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बेटे देखिए, इस पाठ में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप साथ के साथ बनाइए, ठीक है? क्योंकि अगर आप जितना पाठ डेली पढ़ेंगे और उसमें से क्वेश्चन मेकिंग खुद करेंगे तो आपके वे प्रश्न वैल्यू बेस बन जाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड में बेटा वैल्यू बेस क्वेश्चनों की बड़ी अहमियत होती है, ठीक है? तो इसमें से अगला प्रश्न हम करते हैं कि बौद्ध की एक जगह पर श्वेत पत्रकार, दूसरा था कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की तरफ संकेत करता है। अब देखिए, सिक्किम में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। श्वेत पताकाओं का जब किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से बाहर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत यानी कि सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी होती है तो वहीं पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। श्वेत पताकाओं को उतारा नहीं जाता, इन पर मंत्र लिखे होते हैं और ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो बेटा आज की हमारी हिंदी की कक्षा में मैंने आपको 3 प्रश्न हल करवाए हैं, जिसमें से पहला है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। किस तरह से सम्मोहित कर रहा था कि मतलब उसको ऐसा लग रहा था गंतोक शहर की सुंदरता को देखकर जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, क्योंकि वहाँ हर घर में चमकती हुई रोशनी उसे सितारों की तरह लग रही थी। और जो दूसरा प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की तरफ संकेत करता है कि श्वेत पताकाएं जब किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शहर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर श्वेत पताकाएं 108 पूरी 108 श्वेत पताकाएं लहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है। और जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी होती है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको आज की कक्षा में आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो बनता है साना साना हाथ जोड़े, शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं